भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। नमस्कार, मैं हूं शशि भूषण समद और आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी पर अपना खास प्रोग्राम सदा। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए। एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए। 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही तीखे लहजे के शायर अदम गोंडवी। अदम गोंडवी का नाम अदम गोंडवी नहीं था। ये अपने कुनवे में रामनाथ सिंह के नाम से जाने जाते थे। हिंदी के कई सारे लेखों में इन्होंने रामनाथ सिंह का भी इस्तेमाल किया है। हिंदी के शायर कहे जाते थे। उर्दू के शायरों में बहुत ज़्यादा शाख नहीं जमा पाए और उसकी वजह थी इनका तीखा लहजा। शायरी हमेशा कहा जाता है कि ये इशारों की ज़बान है। गज़ल का नाम है महबूबा से बात करना, लेकिन अदम गोंडवी ने गज़ल को महबूबा के नाम से बदल कर गरीबों की ज़बान तक पहुंचाने का काम किया। खूबसूरत शायर, खूबसूरत इंसान, 1947 अक्टूबर में पैदा हुए। पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी, हालांकि ठाकुर थे और गोंडा में बस्ती में या यूं कहें कि अवध के इलाके में ठाकुर होना बड़े शान की बात होती है। मगर अदम गोंडवी के लिए ये शान की बात नहीं थी। उन्हें हमेशा गरीबों का दर्द सताता रहा। शेर कहते हैं कि शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, कोठियों के लॉन का मंजर सलोना हो गया। ये लहजा अदम गोंडवी को अदम गोंडवी बनाता है। ये लहजा लखनऊ की शायरी की रवायत को और आगे ले जाता है। जब हम अदम गोंडवी के शेर पढ़ते हैं तो हमारे जी में एक उबाल आता है। अदम गोंडवी का ये एक शेर है, बहुत चर्चित शेर, कि काजू भुना प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और आगे कहते हैं कि जितने हराम खोर थे पूर्वो जवार में, जितने हराम खोर थे पूर्वो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। अदम गोंडवी का ये लहजा उन्हें हिंदी शायरी में एक अलग जगह देता है। हम अदम गोंडवी की ये गज़ल गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। गंगा जल अब बुर्जुआ तहजीब की पहचान है। गंगा जल अब बुर्जुआ
तहजीब की पहचान है, तिश्नगी को वो टिका के आचरण तक ले चलो, तिश्नगी को वो टिका के आचरण तक ले चलो। मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, यादब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, भूख के एहसास को। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स शायरी कर रहा है या गज़लें कह रहा है, कविताएं कह रहा है, तो उसके पीछे किसी महबूब, माशूका या इश्क का हाथ है। आदम गोंडवी के साथ भी ऐसा था, मगर उनका इश्क, उनकी महबूबा, उनकी गरीबी थी। अवध में ठाकुर या ब्राह्मण होना बहुत रौब की बात होती है। आप सीना ऊपर करके चलते हैं, सर ऊपर करके चलते हैं और ऐसा लगता है कि आपके पैरों के तले जहान है। मगर जिस गरीब ब्राह्मण या क्षत्रिय के पास ये रौब नहीं होता, वो समाज की सच्चाई को और उस रौब को बहुत गहरे तरीके से देखता है। आदम गोंडवी ने यही काम किया। उन्होंने समाज की गरीबी को बहुत गहराई से पहचाना और सबसे बड़ी बात कि उस गरीबी के कारण को पहचाना, उसके पीछे कौन है। और ऐसी ऐसी व्याख्याएं दी, ऐसे ऐसे शेर कहे जिन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दब जाए। इस व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को आखिर क्या दिया? इस व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? ये बात आज तक शायरी में नहीं कही गई, या इस तरह की बात शायरी में आज तक नहीं कही गई। इसीलिए कई बार उर्दू शायर आदम गोंडवी को उस ऊंचे दर्जे का शायर नहीं मानना पसंद करते। मगर किसी के मानने या ना मानने से क्या होता है, आदम गोंडवी जनता का शायर है, आवाम का शायर है। आवाम की आवाज़ उसकी आवाज़ में मिलती है, इसलिए हम और आप उसे पसंद करते हैं। एक गज़ल और पढ़ते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे आदम गोंडवी के बारे में। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी,
चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। कारण ढूंढना आप पर छोड़ता हूं। नज्म पढ़े, अपना फीडबैक दें, मैं आगे फिर आपको इस नज्म से मुखातिब करूंगा अपनी आवाज से। गज़ल, नज्म और अदम गोंडवी की बात थोड़ी और करते हैं। उर्दू या हिंदी गज़ल की दुनिया में ऐसे बहुत कम शायर हुए जिनकी बातें जब उन्होंने कहीं तब से आज तक रेलेवेंट है। अगर आज हम भारत की राजनीति और उसका तात्कालिक सामाजिक परिवेश देखें तो अदम गोंडवी का एक एक शेर इस समाज पर एक प्रहार है, और ये प्रहार इतना तीखा है कि कोई सत्ताधारी चुपचाप सामने से बैठकर इसे नहीं सुन सकता। और यही अदम गोंडवी की सबसे खूबसूरत बात है, सबसे खास बात है। यही बात उन्हें जन कवि बनाती है, यही बात उन्हें जनता की आवाज होने का एक रुतबा देती है। अदम गोंडवी की एक आखिरी गजल पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा। 2011 में अदम गोंडवी का देहावसान हुआ। हम अपने माध्यम से, उनकी गज़लों के माध्यम से उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। और हम आगे उम्मीद भी करते हैं कि हमारे बीच ऐसे तमाम शायर पैदा होंगे जो अपनी आवाज़ को समाज की आवाज़ बनाकर हमारे सामने पेश करेंगे। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुस कर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुस कर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज। उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश यह बहला रही है कौम को, जल रहा है देश यह बहला रही है कौम को। किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए, किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्य गंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, मत्स्य गंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार। दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए, दूर तक फैला हुआ
गहरा कुहासा देखिए। एक शेर का मतलब इसमें बताना बहुत जरूरी है। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। इस शेर का मतलब यह है कि एक ऋषि थे जो मत्स्यगंधा, जो आज बाद में सत्यवती के नाम से जानी गई, वो माना जाता था कि वो पहले बहुत उनकी शरीर से बदबू आती थी। तो एक तर्क हुआ कि अगर ऋषि इनके साथ ऐसा कुछ करें, संभोग करें, तो ये बहुत सुंदर महिला बन के उभरेंगी। और उस ऋषि ने ऐसा मत्स्यगंधा के साथ किया और फिर बाद में वो सत्यवती कही गई। ये इतिहास या ये मैथोलॉजी की बात अदम गोंडवी अपनी शायरी में किस तरह से ढाल रहे हैं और किस तरह से एक महिला की आवाज़ बन रहे हैं, एक ऋषि जो हमारे समाज की सभ्यता है उसको किस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस इस शेर में बखूबी देखा जा सकता है। आगे हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे शायर के साथ। ये बातें, ये नगमे और ये गीत आप याद रखिएगा। किसी दूसरे शायर के गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।